किसी भी बड़े साम्राज्य या आज के किसी कॉरपोरेट संगठन को चलाने के लिए आखिर सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? सच कहूं तो एक ऐसी सॉलिड रणनीति की जो किसी भी कीमत पर बस जीत दिला दे। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी प्राचीन किताब के पन्नों को पलटने वाले हैं जो स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल सर्वाइवल पर लिखी गई अब तक की सबसे प्रैक्टिकल और सच में दिमाग हिला देने वाली गाइड है। हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ये कोई साधारण धूल भरा इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि पावर हासिल करने, उसे हर हाल में बचाए रखने और दुश्मनों का सफाया करने की एक एकदम साफ और स्पष्ट नियमावली है। लीडरशिप की बात आते ही एक सबसे बड़ी और खतरनाक दुविधा सामने आती है, भरोसा। जरा सोचिए, जब आपके आसपास हर कोई सत्ता हथियाने की ताक में बैठा हो, तो एक लीडर ये कैसे तय करे कि कौन उसका सच्चा वफादार है और कौन आस्तीन का सांप? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब जानना किसी भी शासक के राजनीतिक अस्तित्व के लिए, यानी उसके सर्वाइवल के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। इस ग्रंथ में पावर और भरोसे के इस बेहद हाई रिस्क वाले खेल को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, प्राचीन उत्तरजीविता नियमावली, या सीधे शब्दों में कहें तो सर्वाइवल का रास्ता। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। पावर के इस गेम को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र को सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि एक असली सर्वाइवल मैनुअल की तरह देखना होगा। इस विशाल विषय सूची को ही देख लीजिए। ये पूरी किताब 15 अलग अलग किताबों या कहें अधिकरणों में बंटी हुई है। इसमें नियम कानून और दंड नीति से लेकर युद्ध के तरीके और खुफिया जासूसी तक सरकार चलाने का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे कौटिल्य ने कवर न किया हो। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। कौटिल्य की फिलॉसफी को अगर हम डिकोड करें तो उसके मूल में ये 4 मुख्य विज्ञान आते हैं: फिलॉसफी, वेद और अर्थशास्त्र, यानी कृषि और व्यापार। ये सब अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन कौटिल्य के हिसाब से इन सबसे ऊपर है दंड नीति, यानी सरकार और सजा देने का विज्ञान। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि यही वो इकलौती शक्ति है जो बाकी तीनों विज्ञानों की भलाई और तरक्की की गारंटी देती है, क्योंकि इसके बिना दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलेगी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, भरोसे की दुविधा, आंतरिक घेरा और उससे जुड़े खतरे। बाहरी दुश्मनों से तो आपकी सेना लड़ लेगी, लेकिन आपके उस इनर सर्कल का क्या? ये प्राचीन राजनीति का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कौटिल्य ने बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार किया है। सच्चाई यही है कि सिंहासन के जो जितना ज्यादा नजदीक होता है, तख्ता पलट करने की उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए एक शासक के लिए अपने ही सबसे करीबी मंत्रियों पर शक करना कोई पैरानोया नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की पहली शर्त है। और यही एंट्री होती है हमारे आज के सबसे अहम हिस्से की, अध्याय 10, वफादारी का परीक्षण। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कौटिल्य कभी भी वफादारी को सिर्फ बातों से या कस्बों से नहीं नापते थे। उनका तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल था। शासक और उसका प्रधानमंत्री मिलकर जानबूझकर बड़े बड़े लालच और जाल बिछाते हैं। एक मंत्री शुद्ध है या अशुद्ध, इसका पता लगाने के लिए उसे बाकायदा टेस्ट किया जाता है। ये पूरे का पूरा टेस्ट धोखे और ट्रैप बिछाने की कला पर आधारित है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। ये परीक्षण कैसे होते थे? इसके लिए इस्तेमाल होते थे ये 4 घातक प्रलोभन: धर्म, धन, प्रेम और भय। वफादारी को परखने के लिए कौटिल्य ने जो तरीके सुझाए हैं वो बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर फिल्म जैसे लगते हैं। इसी उदाहरण को देख लीजिए। प्रेम प्रलोभन, यानी एक क्लासिक हनी ट्रैप। होता क्या है कि शासक एक महिला जासूस को सन्यासिनी के भेष में अपने ही प्रधानमंत्री के पास भेजता है। वो जासूस छुपकर मंत्री से कहती है, महारानी आप पर पूरी तरह से मोहित हैं। उन्होंने आपको रात में अपने गुप्त कक्ष में मिलने के लिए बुलाया है, और हाँ, आपको बेहिसाब दौलत भी मिलेगी। ये एक बहुत ही दुस्साहसी जाल है जो सीधे सीधे उस मंत्री की वासना और लालच दोनों पर एक साथ वार करता है। अब इस जाल के नतीजे बहुत ही साफ होते हैं। अगर मंत्री तुरंत इस अनैतिक प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो उसे शुद्ध के कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसका मतलब है कि उसकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो उस रोमांटिक और पैसों के लालच में फंस गया तो वो अशुद्ध साबित होता है। शासक इसी नतीजे के आधार पर ये तय करता है कि किसे कौन सा विभाग सौंपना है और किसे सत्ता से दूर रखना है।
चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्डअप होता है। ये है भय प्रलोभन यानी डर का जाल। इसमें राजा एक पूरी की पूरी झूठी स्थिति क्रिएट करता है। कुछ मंत्रियों को एक व्यापारिक जहाज पर ले जाया जाता है और अचानक उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जेल में उनके बीच एक अंडरकवर जासूस को कैदी बनाकर छोड़ दिया जाता है। वो जासूस उन्हें भड़काता है कि राजा तो पागल हो गया है, चलो हम सब मिलकर उसे मार देते हैं और किसी और को गद्दी पर बिठाते हैं। ये टेस्ट बेसिकली डर और प्रेशर के माहौल में गद्दारों को पहचानने का एक अचूक तरीका है। अगर हम अध्याय 10 को संक्षेप में समझें तो इसका सार बस यही है। कौटिल्य की दुनिया में भरोसा कभी आंख मूंद कर नहीं किया जाता, बल्कि उसे लालच, डर और धोखे की भट्टी में तपाकर साबित किया जाता है। भाग 5 पर आते हैं। जासूसों का नेटवर्क, पूरे साम्राज्य पर नजर। अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अध्याय 10 की ये खौफनाक रणनीतियां सिर्फ महल के कमरों तक सीमित नहीं थीं। जासूसों का ये जो पूरा जाल था, ये बहुत ही अप्रत्याशित चेहरों के साथ पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। ये जासूस कोई वर्दी पहने सैनिक नहीं थे, ये आपके आसपास के आम लोग हो सकते थे, जैसे कोई कपटी शिष्य, बाजार में बैठा कोई व्यापारी, जंगलों का कोई तपस्वी या यहाँ तक कि घर घर भिक्षा मांगने वाली कोई महिला। जानकारी निकलवाने के लिए समाज का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना अछूता नहीं छोड़ा गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी जासूस की बात को सीधा सच नहीं मान लिया जाता था। कौटिल्य का क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा सख्त था। कोई भी खुफिया जानकारी तब तक पक्की नहीं मानी जाती थी जब तक कि कम से कम 3 अलग अलग जासूस बिल्कुल एक जैसी रिपोर्ट न दें। और अगर किसी जासूस की जानकारी बार बार गलत साबित होती तो उस जासूस को ही चुपचाप नौकरी से निकाल दिया जाता था या फिर उससे भी बुरी सजा दी जाती थी। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 6 पर, सत्ता की कीमत, एक बिल्कुल यथार्थवादी दृष्टिकोण। जब हम इन सारी कूटनीतियों और जासूसी के तरीकों को देखते हैं तो कौटिल्य का वो डार्क लेकिन प्रैक्टिकल नजरिया बिल्कुल साफ दिखने लगता है। अर्थशास्त्र में लिखी गई एक बात सत्ता के सबसे खौफनाक सच को उजागर करती है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को अपने ही बेटों यानी राजकुमारों से भी हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि राजकुमार केकड़ों की तरह होते हैं जिनकी फितरत होती है बड़े होकर अपने ही माता पिता को खा जाना। अगर किसी राजकुमार में बगावत के लक्षण दिखें तो कौटिल्य उसके लिए भी गुप्त दंड का सुझाव देने से पीछे नहीं हटते। ये दिखाता है कि सत्ता को बचाने की कीमत क्या हो सकती है। और ये कोड बहुत ही शानदार ढंग से इलस्ट्रेट करता है कि आखिर इतनी कठोरता और पैरानोया क्यों जरूरी है। कौटिल्य का मानना है कि अगर राजा के डंडे का खौफ न हो तो दुनिया में मत्स्य न्याय लागू हो जाएगा, यानी बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाएगी। समाज को इस अराजकता से बचाने और कमजोरों को ताकतवर के शोषण से सुरक्षित रखने के लिए ही एक शासक का मजबूत और कठोर होना बिल्कुल अनिवार्य है। वफादारी के वो कड़े टेस्ट, हनी ट्रैप, जासूसों का घना नेटवर्क और विरोधियों को रास्ते से हटाने की साजिशें, ये सब कुछ 2000 साल से भी पहले लिखा जा चुका था। जरा सोचिए, आज सत्ता का चेहरा जरूर बदल गया है, राजाओं की जगह सरकारें आ गई हैं, लेकिन क्या पावर को हासिल करने और उसे बचाए रखने के असली तरीके आज भी उसी प्राचीन नींव पर नहीं टिके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर इंसानी फितरत और सत्ता की भूख में इन हजारों सालों में कितना बदलाव आया है।